मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। मोहतरम हुज्जाज कराम, कई चीज़ों को जब आप तन्हाई में सोचें, महसूस करें, तो फिर आपको इस चीज़ का जवाब मिलता है या एहसास होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग वॉलेंटरीली एक हुज्जाज की खिदमत के लिए अपने आप को मखसूस कर लेते हैं। तो ये क़िबला व काबा भी इसी तरह अपने आप को पिछले 10 साल से हुज्जाज की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल हैं। तो आप भी इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया क़िबला साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, हस्बियल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ हुज्जाज कराम, इस कायनात में अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात को खल्क़ किया है और किसी भी मखलूक को अब्स पैदा नहीं किया। इसी तरह हर इंसान, उसके ज़िम्मे अल्लाह ने कोई ना कोई काम लगाया है। जब आप महसूस करें तो आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आपको नज़र आएंगे। एक काश्तकार आपको नज़र आएगा कि अल्लाह ताला ने मखसूस उसके ज़िम्मे ये काम लगाया है कि तुमने अनाज पैदा करना है और इंसानियत की खिदमत करनी है। इसी तरह एक मौलिज का काम ये है कि अल्लाह ताला ने उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि तुमने मर्ज़ की तशख़ीस करनी है और इंसानियत की खिदमत करनी है। इसी तरह एक टेक्सटाइल मिल ऑनर, उसके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये काम लगाया है कि तुमने कपड़ा तैयार करना है, लिबास बनाना है, ताकि मेरी मखलूक इंसानियत को लिबास तुमने देना है। इसी तरह एक टीचर, एक मुअल्लिम का काम है, उसने तालीम और तरबियत करनी है। ये आप जब सोचते जाएंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द हर तरह के अफराद नज़र आने शुरू हो जाएंगे और ये तमाम के तमाम काम इताअत खुदाबंदी में इबादत कर रहे हैं। इसी तरह हर शख्स जो जिस फील्ड में काम कर रहा है, एक तो वो इबादत खुदाबंदी कर रहा है, इंसानियत के काम आ रहा है। इसी तमाम काविशों में अल्लाह ताला ने उसका एक हक़ ज़हमत रखा है। तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने हुज्जाज कराम की खिदमत करना, उनके काम करना, उनके वो तमाम चीज़ें उनके बिहाफ पे मैंने अरेंज करना, तो ये मेरा काम है। इसी तरह अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे में, यानी आपका रिस्क, मेरा रिस्क आपके हाथ में रख दिया। तो इसी हवाले से मैं हमेशा इस चीज़ को सोचता हूँ और मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ अपने तमाम हुज्जाज का कि जिसने जब भी मेरे पे एहसान फरमाया, मेरे पे मेहरबानी फरमाई, मेरे इदारे का इंतखाब किया, तो अब भी मैं आप लोगों का ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हज 2022 के लिए हमारा इंतखाब किया और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपके आराम, सुकून और आपकी राहत का बाइस बनूँ। इस हवाले से कुछ इंतज़ामी अमूर हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ का एहसास करता हूँ कि वक्त इंतहाई हर एक के पास कम है, कीमती है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो इंतज़ामी अमूर हैं उसके बारे में ज़रूर आपको आगाही दूँ, ताकि यहाँ से जब आपका सफ़र स्टार्ट हो
तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ उनकी तैयारी कर सकें। सबसे पहले तो आपके इल्म में ये होना चाहिए कि एक ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके क्या क्या काम हैं जो उसको अदा करने हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ तो मेरे लिए ये है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस इन द मिनिस्ट्री विद इन टाइम, कि आपकी जितनी भी दरख्वास्त हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन्हें वेल इन टाइम पे मिनिस्ट्री तक पहुंचाऊं, और इसी तरह वज़ारत हज सऊदी अरेबिया में पहुंचाना। इन टच विद मिनिस्ट्री रिगार्डिंग हज एप्लीकेशन ऑफ हुजाज, हम हुजाज के तमाम काम हो चुके हैं, उनके वीज़ास निकल आए हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ कि किसी भी इदारे की एक्सपर्टीज़ होती हैं कि वो अपने काम में किस हद तक उन तमाम ज़रूरी अवामिल हैं उनको पूरा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम ये स्टेज से गुज़र चुके हैं। उसके बाद अहम चीज़ है रूल्स एंड रेगुलेशन। हमें उनको, उन कवानीन का एहतराम करना, उनको पूरा करना, ये हमारे लिए सबसे अहम और ज़रूरी है। तो इसके बारे में भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो कवानीन सऊदी अरब के या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने हमारे लिए या हमारे हुजाज तक हमारे ज़रिए पहुंचाना है, उनके बारे में आपको आगाह किया जाए। साथ ही अरेंजमेंट ऑफ एयर टिकट, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपका रेजिडेंस मक्का, मदीना, अजीज़िया, मकतब, ये तमाम चीज़ें पूरी करना मेरी ज़िम्मेदारी है। या इसको आसान अल्फाज में यूँ समझाऊँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपको कहीं सफ़र करना है तो आपको वहाँ जाने के लिए, वहाँ रहने के लिए तमाम इंतज़ाम आपको खुद करने होते हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर हज के ऊपर ये तमाम के तमाम काम करने की ज़िम्मेदारी एक ऑर्गेनाइज़र की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो आप लोगों से कमिटमेंट की गई हैं उसके मुताबिक हमने अपने सारे अरेंजमेंट मुकम्मल कर लिए हैं। अब एक और मैं भी इस चीज़ को सोचता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही एहसास कर रहा था कि मैं पहले अब अपने आप को ज़हनी तौर पे पर्सनली माई सेल्फ मैं अपने आप को तैयार करूँ कि अब मुझे 30 तारीख को जाना है। मैं यही चीज़ आप तक पैगाम आपको बताना चाहता हूँ कि आज से अपने आप को इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि अब हमने 30 तारीख को जाना है। तो इस 2-3 दिन के अंदर जो हमारे पास टाइम है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर लगाई हैं, उनको मैं पूरा करूँ। मैं जो कारोबार है मेरा या मेरी जो जॉब्स हैं उसको किसी ना किसी के ज़िम्मे लगा दूँ कि ये काम है 18 दिन के, ये आप लोगों को अदा करने हैं। तो इसी तरह मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए जो जो उनकी ज़रूरियात हैं 18 दिन जो वो मेरे पीछे उनको ज़रूरत है, वो मैं चीज़ें उनको पूरी करके जाऊँ। यानी मुझे आज ये सोचना है कि मैं जैसे 30 तारीख को फ्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पीछे, क्योंकि मैं आज इस दुनिया में हूँ, कल मैं नहीं हूँगा और किसी ने भी इस दुनिया में सदा रहना नहीं है। लेकिन काम, निज़ाम ज़िंदगी चलता रहता है। वो जब तक आप किसी के ज़िम्मे नहीं लगाएंगे तो वो कैसे चलेगा। तो इसी चीज़ को शरन या दीनी तौर पे अगर देखा जाए, इसे कहा जाता है वसीयत करना। इसके बारे में अब आप लोग थिंक अबाउट करें। तो इसी तरह ये सोचना कि मैं किसी ख़ास अमल के लिए जा रहा हूँ, इस वक्त मुझे अल्लाह ताला ने ख़ास बुलाया है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचना। अब इसी तरह ये सोचना कि जब मुझे ट्रैवल करना है तो अगर मुझे फैसलाबाद टू लाहौर अगर मुझे ट्रैवल करना हो तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे किस रास्ते से जाना है। आया मुझे मोटरवे से जाना है या जीटी रोड से जाना है, रास्ते में मुझे कहाँ रुकना है, मुझे क्या काम करना है। इसी तरह जब मैंने लाहौर पहुँचना है तो मेरी क्या क्या असाइनमेंट्स हैं। तो अब आप इसके बारे में थिंक अबाउट करना शुरू करें कि हम एक ख़ास सफ़र के लिए जा रहे हैं, उसमें हमें क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, हमें कितने टाइम पे पहुंचना चाहिए, हमारे लिए क्या क्या ज़रूरतें होनी चाहिए। जब आप आज से इस बारे में सोचना शुरू करें से डिस्कस करेंगे तो फाइनली
हमारी फ़्लाइट जो है एमिरेट्स एयरलाइन के ऊपर हमारी बुकिंग है, जो कि 30 जून को फ़्लाइट का हमारा डेट है। इसमें हमारी फ़्लाइट जो है एमिरेट्स एयरलाइन की EK 613 इस्लामाबाद टू दुबई हमारी फ़्लाइट है। सुबह 9:20 पे, 11:35 पे हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे हमारा अराइवल होगा। यहाँ पे पहुँच के हमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे हमें मूव कर दिया जाएगा। जब वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, वॉशरूम्स बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर हमने अपना एहराम पहनना है। हाँ, एक अमल ये करना है कि जब आप अपने घर से रवाना हों, जैसे मिसाल के तौर पे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि मैं अपने लिए सोचता हूँ तो मैं शायद अपने हुज्जाज को उसमें ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ कि मैंने ये सोचा कि मुझे 5:30 बजे तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे होना चाहिए, तो मैं उससे 4 घंटे माइनस करता हूँ। तो मैंने इरादा किया कि मैं 1 या 1:30 बजे अपने घर से निकल जाऊँगा। तो यही मेरी आपसे एडवाइस है कि आप भी अपने मुताबिक, इसके मुताबिक आप प्लान कर लें, या अगर आपके पास वहाँ पर कोई रिहाइश अवेलेबल है तो आप बेशक एक दिन पहले वहाँ पर चले जाएं। लेकिन कोशिश आपने हर सूरत में ये करनी है कि हमने 5:30 बजे हम पहुँच जाएँ वहाँ पर, क्योंकि ये हज की फ़्लाइट है। जैसा जैसा अभी तक आपने निज़ाम को देखा तो आप महसूस करने लगे होंगे कि अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, बहुत सारे काम हमें करने हैं। अब जैसे अब आपकी ये कोरोना वैक्सीन है, इसको भी उन्होंने वेरीफाई करना है। ये जो PCR टेस्ट है, फिर उन्होंने आपका जो कोरोना का जो आपका वैक्सीन हुई भी है उसको उन्होंने वेरीफाई करना है, फिर आपका टिकट्स को देखना है। ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वहाँ पे होने हैं। तो अगर हम वेल इन टाइम तकरीबन कोई 3.5 या 4 घंटे पहले अपने आप को मैनेज कर लें तो ये हमारे लिए आसान होगा। क्योंकि ये जहन में रखें कि हमने सफ़र का तो इरादा हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा ना। लेकिन अल्लाह ना करे कि अगर हमने थोड़ी सुस्ती दिखाई और लेट पहुँचे तो हम अल्लाह ना करे हम फ़्लाइट मिस कर सकते हैं। तो लिहाजा हम ये ज़्यादा बेहतर है कि हम वहाँ जाके थोड़ा इंतज़ार कर लें बनिस्बत के किसी हैसल से बच जाएं। 2 घंटे 55 मिनट के बाद हमारी फ़्लाइट है। 2:30 पे हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर होगा, जो कि 4:20 जद्दा टाइम के मुताबिक हम पहुँच जाएंगे। हमारी वापसी 17 जुलाई को मदीना से होगी रात को 9:50 पे। 1:30 पे ये फ़्लाइट पहुँचेगी दुबई। यहाँ पे भी तकरीबन 2 घंटे का हमारा ट्रांज़िट है और 1:35 पे दुबई से हमारी रवानगी होगी और 7:20 पे हम लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। हुज्जाज किराम, ये एक पैकेज का है जो कि हमने आप लोगों को ऑफ़र किया। हमारी तमाम की तमाम कोशिश ये हुई है कि वो तमाम चीज़ें, इसकी एक मिसाल मैं इस तरह देना चाहूँगा आपको कि अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर मुख्तलिफ़ इबादात उसके ऊपर फ़र्ज़ की हैं, जिसको अदा करना है, जिसका उसने हुक्म दिया है और उसने उसका हमसे सवाल करना है। कुछ इबादत ऐसी हैं जो सिर्फ बदनी हैं, कुछ इबादत ऐसी है कि जो माली है। हज एक वाहिद इबादत है कि जो बदनी भी है और माली भी है। बदनी इबादत तो हर हाजी को खुद ही करनी है। माली इबादत में अल्लाह और एक हाजी के दरमियान में उसके आड़े हम आ रहे हैं, यानी वो तमाम माली जो आपके मामलात हैं वो आपने हमारे ज़िम्मे लगाए, जो हमने आपके बिहाफ के ऊपर हमने हल किए। तो हमारे इस ब्रोशर में वो तमाम चीज़ें जो आप लोगों को पहुंचा दी गई वो आपके पास हैं, जो हमने ऑफ़र किया उसके मुताबिक ही हमने अपने प्लान के मुताबिक हम चले। अच्छा, अब उसके बाद एक एग्रीमेंट हम लोगों ने आपसे भी साइन करवाया। वो एग्रीमेंट है क्या? हमारे और आपके दरमियान में एक मुआहदा हुआ है
क्योंकि ये एक माली तौर पे एक लेन देन हुआ है, तो उसके ऊपर एक तहरीरी तौर पे ये आ गया कि हमने आपसे जो पैसे लिए या जो आपने हमें पेमेंट की उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। वैसे तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश ये की कि हर चीज़ को इतना वैलेंटाइन करें ताकि हर हाजी को उसके ऊपर देखना, उस पर पढ़ना, उसको एक अच्छा टाइम मिल जाए। और हमने सिर्फ ये मर्द हज़रात तक इस चीज़ को महदूद नहीं रखा, क्योंकि हमारे तजर्बे में हुआ कि बहुत सारे मामला, अब मिसाल के तौर पे मैं अपने घर का देखूं तो मैं बहुत सारे मामला खुद कर लेता हूं और अपनी बीवी को आके बता देता हूं कि हाँ मैंने ये कर लिया, लेकिन वो क्या मामला किए ये उन्हें नहीं पता होता। तो हमने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें हर चीज़ तमाम ख़वातीन के साथ भी शेयर की और मर्दों के साथ भी शेयर की, यानी कोई भी हमें ये नहीं कह सकता कि हमारे इल्म में ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। तो वैसे तो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी, लेकिन चंद एक पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी रोशनी डाल दी जाए। जैसे नंबर 1 पे कि हुजाज हैव टू रिपोर्ट एट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3.5 घंटे पहले आपने पहुँचना है। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे लिए वैलेंटाइन पहुँचना बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली बेसिस के ऊपर हमें पहुंचना है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, तो वो इंडिविजुअली तौर पे एयरपोर्ट पे पहुंचता है और अपनी इमिग्रेशन करवाता है। अच्छा, इमिग्रेशन से पहले उसे कस्टम क्लियरेंस करवानी है, लेकिन हज के दौरान कस्टम क्लियरेंस से पहले एक एंटी नारकोटिक्स का भी एक डिपार्टमेंट है, उससे भी उसे क्रॉस करना है, स्क्रीनिंग करवानी है। स्क्रीनिंग करवाने के बाद एंटी नारकोटिक्स वाले आपके लगेज को देखेंगे और फिर उसको वो पास करके आपके लगेज के ऊपर स्टिकर लगाए जाएंगे। देन उसके बाद कस्टम वालों ने आपसे आपका सामान को देखना है। कस्टम वालों का अहम सवाल आपसे क्या होगा कि आपके पास कितनी करेंसी है, आप कितने पैसे लेके जा रहे हैं। तो जो नॉर्मल ज़रूरत के जिसके पास के पैसे हैं वो बता दें कि मेरे पास 3,000 4,000 रियाल हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई शख्स को बहुत ज़्यादा मालियत लेके जा रहा हो तो फिर उसको अपने आप को उसके सवालात को जवाब रखना चाहिए कि हम उनको क्या जवाब देंगे। पाकिस्तानी 3,000 से ज़्यादा, पाकिस्तानी 3,000 रुपये से ज़्यादा आपकी जेब में नहीं होनी चाहिए। यानी जब आप इंटरनेशनल सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी हो और पाकिस्तानी करेंसी आप 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। हम एयरपोर्ट पे जैसे मैं और आला हम पहुंच जाएंगे और हमने अपना पहला ये सारा प्रोसेस करके हम चेक इन काउंटर पे पहुंचने के बाद हमने अपने बोर्डिंग कार्ड हासिल कर लेंगे और हम चेक इन काउंटर पे अपने तमाम हुजाज का इंतज़ार करते रहेंगे, ताकि सबको क्लियर करवाने के बाद फिर हम अपनी इमिग्रेशन कराएंगे और लॉन्च में आ जाएंगे। तो हमारा ये प्लान और ये प्रोसेस है जो हमें करना है। जो अभी आपका बाय PCR टेस्ट जो आपका कोरोना का किया जा रहा है, तो मुझे टेस्ट जोन के जो एरिया मैनेजर हैं उन्होंने यही मुझे अपडेट किया था कि हमने आपके कॉन्टेक्ट नंबर भी उनके साथ शेयर कर दिए कि वो इन रिपोर्ट्स को जब जनरेट करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर उनको वो व्हाट्सएप कर देंगे। उसकी हार्ड कॉपीज़ वो 29 तारीख को 10-11 बजे हमें पहुंचा देंगे। वो हम साथ लेके इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, ताकि हमारे हाजियों को अगर हार्ड कॉपी की ज़रूरत हो तो हम उनको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मेरे ख्याल में अब ये पॉइंट हर एक को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी एक अहम पॉइंट है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एलोकेशन ऑफ सीट इन एयरक्राफ्ट इज़ एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग थ्रू एयरलाइन बोर्डिंग काउंटर। के आम दिनों में भी जब आप एयरपोर्ट पर चेक इन करवाते हैं, हर हाजी हर मुसाफिर अपनी बोर्डिंग खुद करवाता है। उनके पास जैसे सीट्स अवेलेबल होती हैं उसके मुताबिक वो सीट को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब क्योंकि नए जदीद निज़ाम के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों में एयरलाइन ने कमर्शियली चीज़ों को देखती है कि मिसाल के तौर पे कोई ये कहे कि जी मुझे बल्क हेड सीट चाहिए या मुझे ये चीज़ सीट चाहिए, तो वो सर्टन चार्जेस उसके चार्ज करती है। अब हमारी जो
हज के लिए हमने एक ही ग्रुप टिकटिंग की हुई है, तो उसमें हमने पूरे ग्रुप के लिए हमने उनको चार्जेस दिए हुए हैं। तो लिहाजा इसका आसान और बेहतर हल यही है कि वो जैसे जैसे तरतीब में आप लोगों को बोर्डिंग कार्ड इशू करते जाएं वो आप लेते जाएं, ताकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस चीज़ों में भी अगर हम मिसाल के तौर पे जब हमने उनसे बात कर रहे होते हैं कि जी हमें ये सीट दे दें या ये सीट दे दें, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग रहा होता है। तो कोशिश करें कि इस ख़ास सफ़र के लिए अपनी सोच में थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ, तो ये हमारे लिए ज़रा आसान होगा। उम्मीद है ये पॉइंट भी आप क्लियर हो गया। इसलिए सबकी हो गई है, कल ने कंफर्म कर दिया, आप ज़रा देखें। जी, मैं सवाल इसमें ये पूछना चाह रहा था, आप तमाम के PCR टेस्ट हो चुके हैं? जो सैंपल उन्होंने लेने थे वो ले लिए, कोई रह तो नहीं गया? और फीमेल में भी बताइएगा कि कोई रह तो नहीं गया, ताकि ये अपना काम मुकम्मल करके यहाँ से जा सकें। तो उम्मीद है कि तमाम के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। अच्छा, नंबर 4 के ऊपर नंबर 3 के ऊपर हमारा है, हुज्जाज में हैव टू वेट अपॉन अराइवल एट जद्दा एयरपोर्ट हज टर्मिनल फॉर मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, इमिग्रेशन, लगेज का, बसेस का लेना और ये तमाम चीज़ें। जैसे आप लोगों ने कई लोगों से सुना भी होगा, जैसे अभी किबला ने भी बताया और आपने ये जो वीडियो थी इसमें भी देखा कि हज में मुशक्क़त, कई दफ़ा आपने सुन लिया होगा, मुशक्क़त मुशक्क़त मुशक्क़त। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है, मैं मुसलसल काम यही कर रहा हूँ। तो मैंने जो खुलासतन देखा, मुशक्क़त है क्या चीज़? मुशक्क़त असल में हमारे मिजाज के बरखिलाफ काम होना है, उसे मुशक्क़त कहा जाता है। अदरवाइज़ जितनी नेमतें आज अवेलेबल हैं इंसान को, उस तरह की नेमतें पहले वाले अफराद को या हुज्जाज को नहीं दी। वो ऐसे सख्त के चटियल मैदान हैं और जा रहे हैं, ठोकरें लग रही हैं। यानी अगर आप आज से कोई 20, 25, 30 साल पहले या इससे पुराने हाजियों को देखें जो अभी माशाल्लाह हयात है, तो वो आपको बताते हैं कि हमें इवन वॉशरूम जाने के लिए पानी तक अपने साथ बॉटल्स में लेके जाना पड़ता था, और बाकायदा वॉशरूम के लिए हमें गड्ढा खोदना पड़ता था और फिर एक चादर बांध के हमारे साथी या खड़े होते थे, तो तब हम वॉशरूम यूज़ करते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। लेकिन असल क्या है कि आपके मिजाज के बरखिलाफ काम होना है। हम हर अफराद अगर देखें, हर आदमी एटलीस्ट इस काबिल ज़रूर है कि उसकी अपना घर है, उसकी अपनी सवारी है, उसकी एक अच्छी जॉब है या एक अच्छा अपना बिजनेस है। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलता है तो उसके बाद वो मोहताज हो जाता है कि एक बस में बैठना, या इसको इस तरह एक मिसाल ये देता हूँ कि अल्लाह की हिकमतें ऐसी हैं, उसकी आजमाइशें ऐसी हैं कि उसने हुक्म दिया, ऐ मेरे बंदे तू मेरी इताअत के लिए मेरे घर आ। अच्छा, उसने कुर्बानी मांगी। क्या कुर्बानी मांगी? हमारे माल की कुर्बानी मांगी, हमारी जान की कुर्बानी मांगी। जान से कुर्बानी से मुराद यानी हमें एफर्ट्स करने हैं। कि क्या हुआ? उसने कुछ नेमतें छीनना शुरू कर दी। पहली नेमत उसने क्या छीनी कि आपकी एक अपनी ज़ाती गाड़ी, एक आलीशान गाड़ी को छोड़ के आपको एक बस तक महदूद कर दिया। फिर उसके बाद उसने अगली आपसे क्या नेमत छीनी कि अपने घर की एक, इतना लोगों के एक आलीशान घर हैं, अच्छे अपने अपने बेडरूम्स हैं, वो नेमत छीन के एक होटल का एक कमरा दे दिया। होटल चाहे जितने मर्जी लैविश क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो सुकून इंसान को अपने घर में, अपने रूम में आता है, वो कहीं नहीं आ सकता। इसका अंग्रेजी का मुहावरा है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। तो अब जब आप इसको सोचना शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये नेमत भी मेरे से ली, फिर एक वक्त आया कि उसने ये जो कंक्रीट का बना हुआ रूम है, ये नेमत भी छीन ली कि उसने आपको एक पैराशूट का खैमा आपको प्रोवाइड कर दिया। अब तो पैराशूट का खैमा बड़ा अच्छा लगता है। मैंने जब अपना पहला हज किया था तो तंबू लगा हुआ था, उस तंबू में हमने क़याम किया था।
तो अब एक पैराशूट का खैमा दिया, यानी वो जो कंक्रीट का एक रूम था वो छीन के एक खैमा दे दिया। उसके बाद मीना का खैमा का अरेंजमेंट कुछ बेहतर है। अरफात क्योंकि एक ही दिन का शहर है, उसमें बहुत सिर्फ एक दिन के लिए इंस्टॉल की जाती हैं, एक मार्की लगाई जाती है और उसका वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है। वो मिना से दर्जा उसका कम है। जब आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो आपको महसूस होना चाहिए लगेगा कि मेरी बातों में मेरा अपना तज्जिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर एक वक्त ये आया कि मुज़दलिफ़ा में आने के बाद उसने वो नेमत भी आपसे छीन ली, यानी सब चीज़ें करने के बाद कह दिया कि ओपन मैदान में अब आओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर नेमतें देना शुरू कर दी। फिर मिना का खैमा दिया, मिना के बाद फिर आपको होटल का कमरा दे दिया, होटल के कमरे के बाद आपको वापस पाकिस्तान में आपको नेमत दी। इस सारी चीज़ों में जब आप महसूस करेंगे, अल्लाह की हिकमतों को देखेंगे, तो आपको आसानी के साथ ये जवाब मिल जाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे इतनी नेमतें अता की, क्या अगर एक लम्हे के लिए वो तमाम नेमतें मैं तेरे से ले लूँ तो क्या तब भी तू मेरी इताअत करेगा? तो ये वो हिकमतें हैं कि इनको आपने समझना और सीखने की कोशिश करते जाना है। तो इसी तरह जब हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हुज्जाज का हजूम होना है, आना जाना, बसों की लेना, ये सारी चीज़ों को अल्लाह की फ़ैसले समझ के, अल्लाह की हिकमतें समझ के, इस पे इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ आपने इन तमाम प्रोसेस से गुज़रना है। क्योंकि इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर लें कि घर से निकलने से लेकर वापस घर आने तक आप तकरीबन 18 दिन एक ख़ास आजमाइश में हैं। तो अब आपको ये बार बार अपने आप से रियलाइज़ करते रहना है कि नहीं, मैं इस वक्त एक आजमाइश मेरी चल रही है, मैं अपने आप को हर तरह से बचाऊं। तो जहाँ पर आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे अगर वक्त लग रहा है तो मैं अल्लाह से दुआ करूँ। यही बार बार हज के लिए तमाम उलमाए कराम, दीन हमें ये बता रहा है कि हम ये दुआ करें। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेहतरीन दुआ तालीम फरमाई कि अल्लाह मेरे लिए सहल फरमा, आसान फरमा और इसे कबूल फरमा ले। ये चीज़ों को अब आपने इस अंदाज से आपने अपना राब्ता अल्लाह से रखना है, जो हमारी शरीयत से भी ज़्यादा करीब है। स्विस होटल में हमारा क़याम है, उसकी टाइमिंग, डेट, वो तमाम चीज़ें आपको बता दी। इसमें आपका ब्रेकफास्ट और आपका डिनर होगा, लंच इसमें शामिल नहीं है, जो कि वहाँ का जो बुफ़े एरिया वहाँ पे सर्व किया जाएगा। 11वें नंबर के ऊपर मैंने पॉइंट जो अहम समझ रहा था रखा हुआ है कि हमने वाइल स्टे एट अज़ीज़िया अकोमोडेशन कंपनी विल अरेंज 2 हाइसेस 14 सीटेड exclusively for our Hujjaj from Azizia to nearest place at Haram on 4th, 5th, 6th, 7th and 13th Zilhajjah। इसको समझने की कोशिश करनी है हमने। देखें, जहन में रखें कि हमने ये तो इरादा कर लिया कि अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए अपना वक्त कुर्बान मैंने करना है, मैंने अपनी नींद, अपना आराम मैंने कुर्बान कर रहे हैं। जैसे अभी कोई 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले रमज़ान का वक्त गुज़रा है, तो रमज़ान के अंदर आप महसूस करें कि आपकी तमाम की तमाम रूटीन चेंज हो जाती है, यानी आपका सोना, आपकी नींद, ये तमाम चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह हज के दौरान में भी आप ये जहन में रखें कि आपका आराम, सुकून आपने अल्लाह के लिए उसको वक्फ़ करना है कि अब मैंने ये सोचना है कि नहीं, अगर मुझे 7 बजे का टाइम है तो मैं 7 बजे के मुताबिक अपने आप को तैयार करूं। जब हम मक्का में होंगे, हमारी 3 नाइट्स मक्का में स्पेशल मकाम में हमारा क़याम है, इसमें भी हमें रहते हुए बहुत सारे काम इन 3 दिनों के अंदर करने हैं। पहला काम क्या करना है कि मिसाल के तौर पे 1 तारीख को पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस टाइम उम्रे पे जाना है। ये चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बताई जाएंगी। अभी इस वक्त आपको बता दिया, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाना है। मेरी कोशिश है कि आपके प्रेशर को नहीं बनने देना। आपने एक हज को इतने सुकून और इतने इत्मीनान से करना है, क्योंकि होता ये कि जब आपके ऊपर चीज़ों का प्रेशर बनता है तो उसमें जो आपकी
जो प्रोडक्टिव वर्क है वो आपका वो दबना शुरू हो जाता है। वो प्रेशर आप पे आया हुआ होता है और आपकी बहुत सारी सलाहियतें दबनी शुरू हो जाती। तो हमने अपनी सलाहियतों को इस चीज़ पे मरकूज़ करना है कि हमने स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, कि शैतान के वसवसों से अपने आप को बचाना है। तो वहाँ रहते हुए जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँगा कि अब हम मक्का पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेडली जो मैं फील कर रहा हूँ, मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानी फरमा, मेरे हाजियों के लिए भी आसानी फरमा, कि इन्होंने पता नहीं कितनी होप्स, कितनी उम्मीदें रख के मेरा इंतखाब किया। और मैं, जैसे हमें ये कहा गया कि हम अल्लाह से हुस्न ज़न रखें, तो ये लोग भी मेरे से हुस्न ज़न रख के मेरे पास आए हैं। मैं इनके लिए आसानी का बायस बनूं कि मिसाल के तौर पे 4:20 पे हमारी फ़्लाइट का अराइवल हुआ, अल्लाह ताला हमें जल्दी से जल्दी, हमें इमिग्रेशन और इन चीज़ों से प्रोसेस करके हम जल्दी से जल्दी बसेस में बैठें और हम फ़ौरन अपनी मंजिल पे पहुँचे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मगरिब तक 6, 7, 8 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस दौरान में मेरे हाजियों को यही मेरी तरफ से रिक्वेस्ट होगी कि आप फ़ौरन वहाँ पहुँचने के बाद आप अपना पहले खाना जो वहाँ पे एरिया में होगा, आप अपना डिनर कर लीजिएगा। हम मोस्ट प्रोबेबली 9, साढ़े 9 बजे हमने हरम जाना है, क्योंकि अगर हम इससे पहले भी अगर हम मक्का पहुँच गए, हमने 9 बजे से पहले हरम नहीं जाना, क्योंकि जो नमाज के औकात हैं मगरिब का और इशा का, इसमें नेचुरली वहाँ पे रश होना ही होना है। तो हमने जब एक ख़ास मकसद के लिए जाना है, पहली बात तो ये है कि हमने वहाँ पर उस वक्त अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करना है कि मैं किसके पास जा रहा हूँ, मुझे क्यों, मुझे मेरा क्या काम है। तो वो जब तक हम अपने आप को ज़हनी तौर पे आमादा नहीं करेंगे, मेरी वहाँ पे कोशिश होगी कि मैं आपको वहाँ पर आप लोगों को ज़हनी तौर पे आमादा करूँ कि चीज़ें मैं आपको वहाँ करने के बाद आपको कहूँगा कि अब आप मेरे साथ हरम चलें। तवाफ़ की जो मसनून दुआएं हैं वो मैं आपको खुद ऊंचा ऊंचा पढ़ता जाऊंगा, और मेरे हाजी तमाम के तमाम एक ग्रुप में होंगे, वो तवाफ़ करते रहेंगे। तवाफ़ के बाद जब हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा, फिर 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़नी है। नमाज तवाफ़ के बाद हमने सफ़ा पहाड़ी पर जाना है। सफ़ा पहाड़ी पर वहाँ पर हमने थोड़ी देर क़याम करना है, वहाँ पे जो मसनून दुआएं हैं वो पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे ख़ास अमल ये है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला मेरे रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, तो उसे चाहिए कि सफ़ा पहाड़ी पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बैठे। तो हमारे पास क्योंकि उम्रा एक अहम अमल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक मुनासिब 15-20 मिनट का 10 मिनट का हमारे पास टाइम होगा। जो वहाँ की मसनून दुआएं हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। पढ़ाने के बाद इस्तिलाम करके हम अपना सफ़ा से मरबा अपने 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद हम वापस अपनी रिहाइश पे आएंगे। उसके बाद रिहाइश पे आने के बाद अगले दिन मेरा प्रोग्राम ये है कि यानी 2 ज़िलहज को मैंने आपको अतराफ़ की ज़ियारत करवानी है, क्योंकि अतराफ़ की ज़ियारत पैदल ही की जा सकती हैं। जहाँ पे जाए विलादत है या जहाँ पर शक्ल कमर का वाक़या हुआ, और इसी तरह ईशा की बात, क्योंकि सेकंड, हाँ, ये तमाम चीज़ें हमने 2 तारीख को ईशा के बाद हमने ये काम करना है। और मैं जन्नतुल मुअल्ला तक आपको लेके जाऊँगा। वहाँ पर आप दूर से जो वहाँ पे असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो अहले बैत हैं उनकी वहाँ पे कबूर हैं, तो वो आप दूर से वहाँ से ज़ियारत कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें, ये मौके आपको दोबारा नहीं शायद मिलें। तो ये करने के बाद ये हमने 2 ज़िलहज को काम करना है। 3 ज़िलहज को हमने 7 बजे वहाँ की ज़ियारत करनी है मक्का की। मक्का ज़ियारत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र है कि तमाम हुजाज को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी। बहुत सारे अफराद कई दफ़ा उम्रे भी कर चुके हैं, लेकिन अब जो हज के लिए हम जा रहे हैं, हमारा ख़ास मकसद वहाँ कुछ चीज़ें आप लोगों को ब्रीफ़ करना है। वहाँ की लोकेशन के बारे में मेरे पास हमारे अरफात की लोकेशन भी अवेलेबल है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ PDF में वो आपके साथ शेयर करूँगा। मीना में है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि ये एक है पर्चे की शक्ल में, एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने आपको वहाँ पे ब्रीफिंग देनी है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इवन आप कई दफ़ा सऊदीया उम्रा भी कर चुके हैं, लेकिन इस ख़ास अमल के लिए, ख़ास हज के लिए आप हमें ज़रूर टाइम देंगे और आप हमारे साथ ज़ियारतों पे ज़रूर जाएंगे। तो ये जब हम अपना
3 ज़िलहज को ज़ियारत करने के बाद 4 तारीख को हमने अजीज़िया मूव करना है। ये एक अहम पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने, अगर आप हमारे इस एग्रीमेंट में देखें, इसमें हमने लिखा हुआ है कि हमने अजीज़िया होटल से अजीज़िया की मूवमेंट हमने 8 से 9 बजे के दरमियान में करनी है, ताकि मैक्सिमम 10 बजे तक हम ये वाला काम कर लें, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा पहले नमाज से तमाम रास्ते मक्का के बंद कर दिए जाते हैं। हरम नहीं आ जा सकते, बसेस नहीं आ सकती। अगर हमने अपने उस स्पेसिफिक टाइम, बहुत सारी चीज़ों को एक टाइम गेम है, टाइम गेम को हमें अवेल करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने उस टाइम के मुताबिक अपने काम को नहीं किया तो हमें कई घंटे लग जाएंगे। और होटल में भी 12 बजे आपकी जो कीज़ हैं उन्होंने डिसेबल कर देना, ना आप रूम में जा सकते ना कुछ, तो वो एक बड़ी हैसल होती है। तो लिहाजा इस टाइम को आपने ज़रूर हमारे मुताबिक इस पर अमल करना। 3 ज़िलहिज की रात को लगेज भी चले। हाँ, लगेज, जो आपका जितना भी लगेज है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंशाल्लाह जो आप लोगों का लगेज जद्दा एयरपोर्ट पे आपका बसेस में रखा जाएगा, वो होटल में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपके रूम के बाहर जो रूम होगा उस तक आप तक पहुंच जाए। ये वाला लगेज हम आपसे वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि 3 ज़िलहज्जा को रात को 9-10 बजे तक आप ये वापस अपने रूम के बाहर रख दें, ताकि हम आपका ये लगेज अजीज़िया में जहाँ पे हमने क़याम करना है वहाँ पे आपकी रिहाइश में, आपके कमरे के बाहर वहाँ पे पहुँचा दें, ताकि जब हमारी मूवमेंट हो फॉर अजीज़िया तो तब तक हमें कम से कम सिर्फ अपना हैंड बैग या हैंड लगेज उठाना हो और आके बसें में बैठें और आराम से निकल जाएं, ताकि उस दिन हमें ये हैसल ना हो कि सामान भी आ रहा है, सामान को भी रखना है। तो इसलिए आप 3 ज़िलहज्जा की रात को आप अपना लगेज हमारे हवाले कर दें। रूम के बाहर बस, हाँ, रूम के बाहर आप रख देंगे ताकि वहाँ से आके हमारे जो भी स्टाफ होगा वो ले लेगा। हाईएस्ट के हवाले से मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि जब हमने अजीज़िया में होना है, अजीज़िया में रहते हुए भी हमें काफ़ी काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि अजीज़िया में मैंने आप लोगों को लेके जाना है, आपको बाई वॉक जमरात तक लेके जाना है, जमरे के बारे में बताना है, कंकरियों के बारे में बताना है, वहाँ आने जाने के रास्ते को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास हमारे ग्रुप की ख़वातीन भी, मर्द भी, वो अफराद जो जिनकी सेहत नहीं होगी उनको मैं जहमत नहीं दूंगा, लेकिन 5 या 6 ज़िलहिज ये हम काम करेंगे 5 या 6 ज़िलहज को, तो ये हमें काम करना है। और इसी तरह अजीज़िया में रहते हुए भी हमें और कई चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताना है कि मिना अरफात में जब हमारे सारे अरेंजमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ तैयार होंगी। ये सारी चीज़ें हमें अजीज़िया में रहते हुए हमें करना है। 8 ज़िलहज को हमारी मूवमेंट होनी चाहिए। अजीज़िया को ज़बीर करने के जो हमने अपने होटल पर इस तरह हुज्जाज इकराम, एक चीज़ समझिएगा कि ये जो पैकेजेस बनाए जाते हैं इसकी बेस क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये इसलिए कि आज नहीं तो कल अल्लाह ताला हमें दोबारा इस काबिल करे हम बार बार हज करें। अल्लाह ताला ने तो, अगर देखा जाए, अंबिया की सुन्नत है बार बार हज करने की। तो हमारे इदारे ने क्या क्या काम अहम किए हुए हैं जो कि मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। मेरा भी तमाम लोगों से रवाबित होते हैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है। बहुत सारे अफराद हमारे पास ऐसे ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं कि जो पहले कीमतें पैसे वसूल करते हैं, बाद में परचेजिंग करते हैं। वो चाहे बाद में मिले या ना मिले, बाद में बहुत आसान हो जाए, जी भाई मैंने माफ़ कर दो, गलती हो गई, ये है वो, अल्लाह दिखा रहा है, वो मेहमान है, ये है वो, वहाँ पे उसकी इंटायरली उसका मिजाज और हो जाता है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ये गलत है। हम पहले चीज़ों को ख़रीदते हैं तब उससे करते हैं कि हम एतमाद के साथ बता सकें कि हमने ये चीज़ें आप लोगों के लिए अरेंज की। उसमें सबसे अहम चीज़ होती है आपकी अकोमोडेशन ऑफ अजीज़िया। ऑर्गेनाइज़र जब कहीं पे आके जोड़ तोड़ भाव ताव की जब उससे पोजीशन आ जाती है
तो उस वक्त उसके पास आखिरी हद ही होती है कि भाई कोई गल नहीं, अजीजिया दी रिहाइश दे विच हम कुछ ना कुछ जमा तफरी करेंगे। लेकिन वो गलत है। हमारी कोशिश ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारा हाजी स्विस मकाम से निकला 100% वैसा ना हो, कोई कम अज़ कम तनासुब देख लें कि कोई 19-20 हो जाए या कोई 15-20 तो हो जाए, ताकि वो रिहाइश में रहने के तो मुताबिक हो। तो ये एक सबसे अहम चीज़ होती है कि जो आम और हाजी उस वक्त समझ सकता है कि जब उसके साथ ये तजर्बा हो चुका हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके लिए जो रिहाइश अजीज़िया की है वो एक अच्छी रिहाइश है। और सबसे अहम चीज़ क्या होती है, अजीज़िया कोई छोटा इलाका नहीं है, अजीज़िया बहुत बड़ा इलाका है, कोई मेरे ख्याल में 6-7-8 किलोमीटर का एरिया है और काफ़ी फैला हुआ है। उसमें लोकेशन के मुताबिक उसकी कीमत है। अच्छा, अब आप अगर कभी ब्रोशर्स देखें, क्योंकि मैंने आपसे गुफ्तगू में ये कहा कि अल्लाह ताला आपको दोबारा भी हज करवाए, तो फिर भी आपको देखना महसूस हो तो पता चले कि इस ऑर्गेनाइज़र की क्या थिंकिंग है, ये कैसी चीज़ों को अरेंज करता है, क्या इसकी कॉल ऑफ फेल में क्या है। जब आप ब्रोशर देखेंगे तो आपको कई और इलाके लिखे होंगे, अजीज़िया, रुसैफा, खालिदिया, शौकिया, ये तमाम के तमाम इलाके, यानी वो आपको पाबंद कर रहा है अपने ब्रोशर ऑफर में कि मैं इनमें से कहीं पे भी रख सकता हूँ। यानी एक चीज़ की कीमत अगर मैं 100 रुपए की ले रहा हूँ, वो आपको 10 रुपए की चीज़ लेके वहाँ रख दे कि जी मैंने तो आपसे ये लिखा हुआ था ब्रोशर में, खालिदिया, शौकिया, रुसैफा, कहीं पे भी जगह दे दूंगा। तो आप इखलाकन और शरन उससे पूछ नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसी जगह, ऐसी लोकेशन को हमने इंतखाब किया जहाँ से हमारे मिना कैंप से हमारी एक्सेस इजी हो। हम ऑलमोस्ट जो हमारे पास एक गूगल के ऊपर हमने सारी इसकी कैलकुलेशन की हुई, तकरीबन 2100 मीटर हमारा बनता है, यानी 2 किलोमीटर और 100 मीटर है वो। तो नॉर्मली हज के दिनों में इतना चलना ये करीब ही कहा जाता है, क्योंकि इट्सेल्फ जसर अल जमरात यानी जमरात का कॉम्प्लेक्स एक इतना बड़ा है जहाँ आना जाना तमाम चीज़ें। और हमने अपने ब्रोशर के सबसे टॉप में जो वर्डिंग लिखी हुई है उसमें ये लिखा है कि 18 से 20-22 किलोमीटर अगर आपके पास चलने की कैपेसिटी है तो आप हज के लिए आएँ। इसका ये कतन मतलब नहीं है, अल्लाह की ज़ात ऐसी करीम ज़ात है कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा कि एक कब्रों से झुके हुए ऐसे ऐसे अफराद टकाटक उन्हें हज करते हुए देखा, और ऐसी ऐसी बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन जिन्हें दिया, तो वो भी हमारी तरह इंसान है। तो लिहाजा इसका ये कतन मतलब नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने किसी पे उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा उससे आजमाइश नहीं दी। तो ये टोटल जर्नी जो है इसमें आपका तवाफ़ भी है, आपका सफ़ा मरवा भी है, तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद यानी आपको ये टोटल जो पैदल चलना है ये यकमुश्त नहीं चलना, आपको 2-2, 3-3 किलोमीटर के फेजेस में करना है और आपको रेस्ट भी मिलता जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें तभी पॉसिबल हैं कि अगर हमारी रिहाइश करीब हो। इस रिहाइश को जो मैंने सिलेक्शन की है इसकी बिल्कुल जब हम वहाँ जाएंगे मैं आपको पैदल बाय वॉक आपको वो तमाम चीज़ें बताऊंगा जो के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ से ज़्यादा यानी तकरीबन समझ लें कि 500-700 मीटर के बाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बसेस लेके जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर के ऊपर जमरात की रमी के लिए। तो वो भी हमारे लिए बड़ी एक पॉजिटिव एक बड़ा एज हो जाएगा कि हमें कहाँ पे 2100 मीटर करना है और कहाँ पे हम 500 मीटर के पास जाने के बाद अगर हम स्टोनिंग करके वापस आ जाएं तो हमारे लिए ये ज़्यादा आसान होगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ वहाँ जाके इन सारी चीज़ों को मैं पहले खुद अंडरस्टैंड करूँगा, फिर आप लोगों को लेके जाऊँगा। तो इस चीज़ में आप लोगों ने हमारे साथ फिर वही हाईएस्ट वाला मेरा जो अहम था कि जब हमने 3 दिन हमने मक्का में होना है तो वहाँ पे मैं आपको टाइमिंग ऐसी बताऊंगा कि वहाँ से कि अजीज़िया आने जाने के लिए कौन सा बेस्ट और कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ से हमने आपको लाना ले जाना है। वो चीज़ें जब आप कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ कि मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये हरम के नीचे एलिवेटर के नीचे उतरे, ये स्पेशल मकाम कि ये बेसमेंट का एरिया, ये वो सीधा रास्ता है जहाँ से बस के ज़रिए खुद ही एक मेन पार्किंग है जहाँ पर
से बसेस हमने वहाँ पे हाजियों को उतारना है, और वो गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑलमोस्ट फ्री बसेस चल रही होती हैं, वो लाना ले जाना कर रही होती हैं। वहाँ से आना है, हरम पहुँचा, अपनी नमाज़ें अदा की, और वापस वहाँ से जो हमारे लड़के होंगे, जैसे जैसे हमारे हाजी आते जाएंगे वो चलती रहेंगी सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन इसमें ख़ास हमें ये अंदाज़ा करना है कि हम कोशिश करें कि जैसे मिसाल के तौर पे 12 बजे ज़ोहर का टाइम हो रहा है, तो एटलीस्ट हम ये कोशिश करें कि हम 11 बजे 10:30 बजे तक हरम पहुंच जाएं, ताकि 1.5 घंटे हाँ, प्लस माइनस 1.5 घंटे का हमें प्लस माइनस करना है। यानी कोशिश करेंगे कि हम 9-9:30 बजे हम ज़ोहर के लिए रवाना हो जाएं। इसी तरह जब ज़ोहर की टाइम ख़त्म हुआ तो वहाँ तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब हम वहाँ पे अपनी जो हमारे पॉइंट होगा वहाँ पे पहुँच जाएं, और हमारा एक लड़का हर वक्त हाईएस्ट में साथ होगा, उसका नंबर आपके पास होगा, आपका नंबर आप उससे रब्ता करके कि हाँ हम पहुँच रहे हैं, इस तरह, ताकि इन सारे सिस्टम को हमने लेके चलना है। 2 हाईएसेस हमने रखी हैं। इसी तरह हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं, एक और कंपनी है कराची की, सुपर ट्रैवल, एक हाईएस्ट उनकी है। तो हम बहुत सारे काम हम मुश्तरका तौर पे इसलिए कर रहे होते हैं कि कई चीज़ों में हम ये समझते हैं कि अगर हम 2 मिल जाएं तो हमारे पास वर्किंग टीम ज़्यादा हो जाएगी, और प्लस हम बहुत सारी चीज़ों में और हमारे हाजियों को सहूलत हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कहाँ पे हमने 2 हाईएसेस हमने हायर की में, एक उसकी भी हो गई, तो ये अगर तीनों में अगर हमारे हाजी जा रहे होंगे तो हमारे हाजियों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें वहाँ जाके मैं आपको ब्रीफिंग करूँगा। तो नमाज़ों का एक तरीक़ाकार वहाँ जाके मैंने आपको बता दिया, कुछ चीज़ें जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप सीख सकेंगे। अभी इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, 8 ज़िलहज को हमारे हज के दिन शुरू हो जाएंगे। सऊदी अरब में मौलमीन की यही कोशिश होती है कि वो 7 ज़िलहज को ही अपने हाजियों को भिजवाएं, जबकि इतनी देर एहराम में रहना, ये तमाम चीज़ें गुजारना, ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। पहली बात तो ये है कि हम कोशिश करें कि इबादात में एटलीस्ट ऐसी सिलेक्शन कर लें कि जो अहम अमल है, जो वाजिब या फ़र्ज़ अमल है, हम कोशिश कर लें कि वो खुशू व खुशियों के साथ अदा कर लें, कि एटलीस्ट कि या कुजा कि हम अपने आप पे ऐसा प्रेशर बना लें कि बाद में हमारा दिल उसकी तरफ माइल ना हो रहा हो। तो इन चीज़ों में हमारी कोशिश यही है कि हमने 8 ज़िलहज को अपने हाजियों को मिना के लिए लेके जाना है, क्योंकि मिना में 8 ज़िलहज का दिन गुजारना मुस्तहब है, सुन्नत है। तो इसलिए हमने वहाँ पे जाना है। तो हम इसमें भी एक टाइमिंग है, टाइम फ्रेम है, टाइम गेम है। हमने यही टाइम रखा है कि हमने फजर के बाद 6 बजे के करीब हमने बसेस को मंगाना है, ताकि हमारा हाजी वहाँ पर पहुँच जाए, क्योंकि ज़ोहर से पहले होना वहाँ ज़रूरी है। लेकिन कई चीज़ों को, कुछ ऐसे ज़रूरतें हैं कि जो वहाँ रहते हुए ऑर्गेनाइज़र उन्हें ऑब्ज़र्व कर लेता है, वो तज्ज़िया करता है। ये तो आप बिल्कुल आपको क्लियर है कि सऊदी अरब एक अरब कंट्री है। अरब कंट्री का नॉर्मली वेदर वेरी हॉट होता है, ड्राई वेदर, वेरी हॉट। हमारा वेदर भी यहाँ पे गर्म है, लेकिन हमारे वेदर की नौइयत और है, वहाँ के वेदर की नौइयत और है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर धूप में रहें तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जलती नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसा है कि स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो अगर हमारा हाजी वैलिड टाइम मिना पहुँच जाए, जब वो मिना पहुँच जाता है तो वो उस माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को, उस वेदर को ऑब्ज़र्व करने के काबिल हो जाता है। कि कुजा अगर वो वही 2-3 घंटा लेट आता है तो वो जब खैमों के अंदर पहुंचता है वो इतना हॉट हो जाता है कि उसके ऊपर और वो दूसरी ताकतें उस पर असरअंदाज होने शुरू हो जाती हैं, यानी वही शैतान के वसवसे और कई चीज़ें। तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को रूहानी तौर पे इन शिकंजों से बचा सकें। तो इसीलिए ये टाइमिंग को हमने रखा है। मीना की लोकेशन भी, मीना की लोकेशन, बिना की लोकेशन के हवाले से इंशाल्लाह आज ही मैं आपको जो हमारी लोकेशन के मैप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। आसान अल्फाज में ये समझ लें, अगर किसी को आपको बताना हो, ब्रिज खालिद
उसके नीचे हमारे खैमे होंगे। 2 रोड्स हैं, 56 नंबर और 62 नंबर। ये रोड्स के बारे में भी इसीलिए मैं अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा, ये मैं ज़ियारात के वक्त में आपको एक्सप्लेन करूँगा और इतनी आसानी से बताऊँगा, आप समझ जाएंगे कि यार ये मेरे लिए तो बड़ा आसान है, इस तरह ये रोडें हैं, ये तो मुझे ज़ुबानी याद होगी। आसान वर्ड्स में हमारे मकतब की एंट्रेंस 56 और 62 के दरमियान में हमारे होंगे, बिल्कुल ब्रिज खालिद के नीचे हमारे मकातिब होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक अहम चीज़ है जो मैं आपको बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि जहन में रखिएगा कि हर आदमी के एक काम है। मैं आपकी जहाज़ का, एयरलाइन का टिकट बुक कर सकता हूँ, होटल बुक कर सकता हूँ, मॉलम बुक कर सकता हूँ, ये तमाम काम बुक करने की हद तक मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से एक बांस भी नहीं लगा सकता। मिना अरफात में भी ऐसे ही है कि वहाँ पर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। पिछले सालों में और इस साल में आके एक नई चीज़ पैदा हुई। नई चीज़ क्या पैदा हुई कि पहले मौलमीन इस कामों को करते थे, अब उनके ऊपर पिछले 2 साल से जो हज मौकूफ़ दूसरी कंट्रीज़ के लिए हुआ, सऊदी अरब में हुआ, उन्होंने उन 2 साल पहले एक और नई कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसे कहते हैं किडाना। अब ये चीज़ें जो पहले हम समझते थे कि मौलम करेगा, वो सिस्टम भी अब ख़त्म हो गया। मौलम की भी आगे काम बस यही रह गया कि उसने जब हाजी पहुँचे पासपोर्ट रख लिए, हाँ उनको उनका डाटा दे दिया। ये आगे जो जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो आगे किडाना कंपनी ने, यानी मौससा जनूब आसिया ने आगे ये तमाम अरेंजमेंट्स करने हैं। तो ये इस साल ये एक नई प्रैक्टिस होगी। इस साल ऐसा नहीं है कि आप इसमें परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं, कमिटमेंट्स हैं, वो ऐसे ही हैं जो आप लोगों को बताई गई कि ये चीज़ें मिलेंगी और वो बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट जनूब आसिया के साथ हुआ हुआ है। उन्होंने लिस्ट हमें बताई हुई है कि ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। बट एनी हाउ वहाँ तमाम चीज़ों के जब अरेंजमेंट्स सारे मेरे सामने आ जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें वहाँ पर अरेंज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉर्मल ज़रूरत की चीज़ें वो सारी वहाँ पर होंगी। अब उसके बाद 8 ज़िलहज का जब हमने पूरा दिन गुजार लिया, 8 और 9 की मिडनाइट में वहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो भी एक पूरा सिस्टम है, किस मकतब को किस अंदाज से, किस तरतीब से उन्हें निकालना है, उनकी पूरी टाइमिंग्स हैं। वो हमें ये बताते हैं कि 10, 11, 12, 1, 2 बजे के दरमियान इसमें हमारी ये मूवमेंट होनी है, तो आपने अपने हाजियों को तैयार रखना है। तो मैं ये चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को ब्रीफ करता रहूँगा कि हाँ इस तरह अपने आप को तैयार करें। जैसे ही हमारी मूवमेंट का टाइम आएगा वो मैं बताऊँगा, तो उसके मुताबिक हमने वहाँ से मूव करना है। इंशाल्लाह 9 ज़िलहज जब हम अरफात पहुँच गए, 9 ज़िलहज का होल डे हमने स्पेंड करना है वहाँ पर। फिर उसके बाद 9 और 10 की रात हमने मुज़दलिफ़ा में गुजारनी है। 10 की रात गुजारने के बाद जब 9 और 10 की मिडनाइट गुजारने के बाद 10 की सुबह जब हमने वहाँ पे पहुँचना है, कई डिसीशंस जो है मैंने आपको बताया मैंने मौके पे लेने हैं कि वहाँ पर क्या ट्रांसपोर्ट के हमारे से बता दें हमारी कई डिसीशंस मुझे वहाँ पर जाके लेने हैं कि मुझे रूट देखना है कि हम कौन से रूट पे हैं, इससे हमें किधर जाना है। जबकि मुझे ये भी देखना है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं मुज़दलिफ़ा से अपने हाजियों को अगर मैं ला सकूँ तो मैं अजीज़िया अपनी बिल्डिंग पे ले जाऊँ। जबकि मुझे पता है अगर वो चीज़ें हों कि वहाँ पे अगर ये बसेस वाली जो ऑप्शन है इसको अवेल करना है, तो ये चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊँगा। अहम चीज़ जहाँ मैंने बहुत सारे मामलात में अजीज़िया की बिल्डिंग या इन चीज़ों में बताया, इसमें सबसे अहम काम मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक बड़ी कॉस्ट जो आपकी पे की गई है वो आपकी 2 बसेस की कॉस्ट पे की गई है। ये सबसे बड़ी कॉस्ट पे की गई है। वो टोटली बसेस हमारी अपनी मशायर के दिनों में हमारे अपने कंट्रोल में होंगी। वो अगर हमारे अपने कंट्रोल में हैं तो हमारे साथ साथ
खड़ी होंगी और हम उसकी चाबियाँ बंद करके वो हमारे पास से मुज़फ़्फ़ा में खड़ी होंगी। वो इसी तरह मैदान अरफ़ात में हमारे पार्किंग एरिया में होंगी। और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो हम ये चाहेंगे कि अपने हुज्जाज के कंफर्ट के लिए इन लोगों को वो तमाम चीज़ें इनके बसेस में डंप कर दें जिसकी ज़रूरत इन्हें मुज़फ़्फ़ा में होगी। तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास होगा। जबकि दूसरे ग्रुप ऑर्गेनाइज़र इन चीज़ों में एक बड़ी वो क्या कहते हैं खिंच मारते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं कि वहाँ पे प्राइवेट बसेस को एक ऐसी बसेस को हायर कर लेते हैं जिनके ऊपर जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही नहीं है। अगर वो निकल गई तो निकल गई, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं कि 1% भी अगर फंस गई तो बताएं क्या होगा। तो हमने कभी भी इस चीज़ को रिस्क नहीं लिया। हमने यही समझा कि हाजियों की अमानतें हैं, ये सही हाथों में पहुँचें ताकि जो हमारे हाजियों की ज़रूरत है उनको पूरा किया जा सके। तो ये हमारी बसेस होंगी। ये बसेस का चार्ज हमें मिलेगा जब हम मक्का पहुंचने के बाद हमारी ऑनवर्ड हमारी सारी जर्नी होगी, यानी मदीना एयरपोर्ट तक। जद्दा एयरपोर्ट से मक्का लाने के लिए वहाँ पे जो भी नगाबा के पास उस वक्त अवेलेबिलिटी हुई, उनकी कोशिश होती है कि हम हाजियों को भेजते जाएं। तो लिहाजा ये बसेस का काम स्टार्ट होगा मक्का से मशायर, मशायर से मदीना, मदीना एयरपोर्ट तक। ये वाला एक पॉइंट मैंने क्लियर करना था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट करता जाऊँ चीज़ें। मुझे अंदाज़ा है कि वक्त ज़्यादा हो गया। हाँ, हमारा मकतब जो है वो है बी कैटेगरी का। ये 4 दर्जे उन्हें बनाए हुए हैं। ये भी समझना इसलिए कि ताकि आप किसी की आइंदा भी रहनुमाई कर सकें। 4 दर्जों में उसे ए, बी, सी और डी कैटेगरी। ये हैं क्या चीज़? 1 से लेके 1, 2, 3 ये मकतब ऐसे हैं कि जिसे उन्हें ए कैटेगरी कहा गया। और 4, 5 और 6 ये 3 मकतब ऐसे हैं कि जिन्हें उन्होंने बी कैटेगरी कहा गया। इनमें रहने वाले हुज्जाज की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 1666 एक मकतब में होंगे, यानी हम जिस 5 नंबर मकतब में होंगे उसमें 1666 हाजी होंगे। इसी तरह ये टोटल देखा जाए तो अगर कैलकुलेट करें 8-10 हज़ार या 5,000 हाजी, 5-7 हज़ार हाजियों से ज़्यादा ये फैसिलिटी नहीं अवेल कर सकते। ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले सालों तक जो हज हुआ, जो आखिरी हज हुआ, उसमें जो मौलम के चार्जेस थे वो तकरीबन 3700-3800 से 4000 थे। इस साल इन्होंने जो चार्जेस बी कैटेगरी के लिए वो 9000 रियाल लिए। अब आप जब इन चीज़ों को महसूस करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इस साल ये पैकेजेस की कॉस्ट इतनी हाई कैसे हो गई। तो तब आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे दुनिया के निज़ाम तब्दील हो रहे हैं, हर हुकूमतें सोच रही हैं, सिवाय हमारी हुकूमत के। हुकूमतों की कोशिश ये होती है कि अपनी आवाम की आमदनी बढ़ाएं ताकि उसे अखराजात महसूस ना हो। जबकि हमारी हुकूमत अखराजात बढ़ाई जा रही है, आमदनी नहीं बढ़ा रही। लिहाजा उनके मुल्क में हज होना है, ये उनको अल्लाह ने नेमत दी है, तो लिहाजा उनकी मर्ज़ी के वो जो 3700 की चीज़ अब वो 9000 में बेचें। वो कॉस्टिंग जो पहले 7% वैल्यू एडेड टैक्स था, वो वाला टैक्स उन्होंने 15% कर दिया। फिर इसमें म्यूनसिपैलिटी टैक्स डाल दिया, तो ये 22.5% तो टैक्स ही टैक्स हैं। फिर उसके बाद चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल के चार्जेस बढ़ गए। ये सारे के सारे असरअंदाज हुए। फिर जो जहाज़ का टिकट हमने इनिशियली जब इसको प्लान किया था, उस वक्त जहाज़ का टिकट एयरलाइन ने अनाउंस किया था 1,50,000 रुपये, 1,57,000। और अब जब हमने फाइनली परचेज किया तो 2,50,000 पे भी ब्रेक नहीं लग रही कि जिस दिन जो हाजी आया उस दिन जो डॉलर का रेट था हमने वो पे किया, जबकि हम अपने पैकेज के अंदर आप लोगों को टिकट की प्राइस फिक्स कर चुके थे। बट एनी हाउ इसका ताल्लुक आपसे नहीं है, लेकिन मैं बताना आपको चाहता हूँ कि ये जो पैकेजेस की कॉस्ट हैं ये इस हिसाब से इतने आसमान पे पहुँचे। फिर उसके बाद हमारी करेंसी वैल्यू इतनी ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी कि जो आखिरी हज हुआ वो 40-42 रुपये में था, आज 57 रुपये में भी आपको आम मार्केट में रियाल लेने जाए वो मिलना आपको फाइंड आउट करना मुश्किल हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही। हाँ,
हाँ, ये बात आप जहन में रख लें, ये पॉइंट सिर्फ इसलिए ताकि आपको रहनुमाई हो सके। इस साल भी कुछ लोगों की सोच समझ ये है कि यार अगले साल कम हो जाएगा। ये जहन में रखें कि ये हज कभी सस्ता नहीं होना। जिसने जब हज कर लिया वो गनीमत समझे और यही समझे कि ये वाली कभी कम नहीं होगी। और जब मैं अल्लाह की हिकमतें देखता हूँ तो यही जवाब मिलता है कि जब मैंने कह दिया कि मैंने किया ही ये साहिब इस्तात पे, मैंने हर एक को तो जहमत ही नहीं दी। तो लिहाजा ये चीज़ जहन में रखें कि इन जो मुल्की हालात हमारे हैं, जो अखराजात हैं, कोई ये समझे जैसे मिसाल के तौर पे कि कभी कोई एक सुजुकी गाड़ी लेने लगे। मुझे याद है कि जब हमारा दौर था 80,000 रुपये में गाड़ी मिलती थी, तो आहिस्ता 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 जहन बनते बनते अब ये 18-20 लाख 15 लाख की बन गई। और इसी तरह करोला को देखें, कितनी कितनी गाड़ी बढ़ गई। तो हमारा साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हमने अपने किसी कंफर्ट को देखना हो या ऐसी कोई चीज़ को, अल्लाह माफ़ी दे, मैं सिर्फ समझाने के लिए तो कह रहा हूँ कि जो नज़र आ रही हो तो हम बेधड़क होकर कहते हैं कि यार गड्डी या 50 लाख की होगी, ले लो, ये इतनी कॉस्ट हो गई। तो यही जहन में रखें, जहाँ चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है इसी तरह ये सारी चीज़ें भी फ्यूचर में भी बढ़ती रहनी है। तो ये रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी कि अल्लाह मुझे खुद अपने ख़जाना रहमत से इतनी अता कर कि मैं कम अज़ कम इन चीज़ों का मोहताज हूँ। और आज भी जो कुछ भी दिया अल्लाह की दिया हुआ माल है जो मैंने तेरी राह में खर्च किया। और मेरा यकीन है, जैसे अल्लाह ने कहा कि मैं कई गुना तुम्हें वापस करूँगा, मेरी यही दुआ है कि मेरे हुज्जाज ने जो अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह जल्द अपने गायब से इनके खजाने से इनके माल में इजाफा फरमा। आमीन। हाँ, जो मैं आपको मकतब के बारे में बता रहा था, ए और बी कैटेगरी में सिर्फ एक फ़र्क है, लेकिन कीमत में जो फ़र्क आ रहा है वो है 2100-2200 रियाल का। वो है कि उन्होंने एक आपको स्पेस दे देनी कि इसमें बाथरूम बन जाए। क्या है, 30 आदमियों पे एक बाथरूम बना के दे रहे हैं। अब आप खुद बता दें, मैं खुद तजर्बे कर चुका हूँ कि वो बना के दे रहे होते हैं, वो इतनी पोजीशन थोड़े अरसे में वो चौक हो जाते हैं। अब वो है भी 30 आदमी एक वॉशरूम के बाहर खड़ा। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से जब मैंने देखा कि यार ये वाले वॉशरूम उनकी निस्बत ज़्यादा बेटर हैं, तो मेरी कोशिश थी कि यार मैं इस कॉस्ट को कम करूँ। वुड यू बिलीव इट, जब ये काम हज का अनाउंस किया, इन्होंने रमज़ान के एंड में, उससे पहले हम ये प्लान कर रहे थे। मैं ये समझ रहा था कि यार इस साल बहुत महंगा हज होगा, 11 लाख 12 लाख 13 लाख रुपए तक का हो जाएगा। और जब ये सारी कीमतें आगे आती रहीं तो मैं खुद सोचने मजबूर हो गया कि यार एक आम आदमी की बस से बाहर होती जा रही है। लेकिन फिर वही जवाब कि ये अल्लाह के फैसले, अल्लाह के काम हैं, उसका मामला, उसके बंदे का मामला है और उसने ही ये कीमतों को के माल को पूरा करना है। तो मैंने यही फैसला किया कि मेरे पास भी ऑप्शन थी, मैं एक कैटेगरी का मकतब ले लेता और उसकी कीमत और बढ़ जाती। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि रहना 1 2 3 ये बिल्कुल साथ साथ, अब जब मैं आपके साथ इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आपको ये मैप शेयर करूँगा, आप कहोगे है तो साथ साथ ही। तो ये चीज़ें जब आप महसूस करेंगे तो आप कहेंगे यार ठीक है, जहाँ से पैसे बच सकते हैं वो बचना हमारे लिए बेहतर है। वो 0.9 किलोमीटर। हाँ, और फिर हमारी अगर रिहाइश जमरात के करीब है तो हमारी कोशिश ये होगी कि अपने हाजियों को मिना में उतना रखें जितना शरीयत ने उसको हुक्म दिया है, और उसके बाद वो अपनी रिहाइश में आके अपना टाइम गुजार सके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे मौके पे समझाऊंगा तो आपको फिर समझ में आ जाएंगी। तो अब आप ये समझ गए कि हमारा बी कैटेगरी का मकतब है। डिस्टेंस भी 0.9 किलोमीटर है निफामों से। नहीं, कहाँ से? हम सुबुल अरब पे जहाँ पे ब्रिज की तरफ से हैं, 0.9 किलोमीटर है जो बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, ये भी मैंने केडाना के बारे में बता दिया ड्यूरिंग। हाँ, अच्छा, ये भी अब वही जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। वो सारे अरेंजमेंट, यानी आपके जो वहाँ का फूड है, आपकी रिहाइश है, वो तमाम की तमाम गवर्नमेंट की तरफ से केडाना और मोहल्लम या जो भी है वो सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड होगा। बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई डी ग्रेड की हुई या सब स्टैंडर्ड चीज़ होगी। नहीं, इंशाल्लाह सारी चीज़ें मेयारी होंगी, लेकिन समझना आपको है कि ये बियॉन्ड माई कंट्रोल है। मैं उनकी कीमत अदा कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे, मैं उनके पीछे पड़ सकता हूँ, मैं वो तमाम चीज़ें, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें
अगर कोई ये समझे कि शायद मैं अपनी तरफ से कोई यहाँ से कुक लेके जा रहा हूँ, या लोगों को ऐसा मशहूर किया होता है कि फलाना ग्रुप गया थे भाई अपने अपने कुक या बावर्ची लेके जाता है, ये टोटली आउट ऑफ सेंस है। एक चीज़ की कीमत फ़र्ज करें 18 लाख रुपए, एक कुक को भी साथ लेके जाना है तो 18 लाख उसकी कीमत कौन देगा? तो ये आउट ऑफ सेंस है, ऐसा कोई भी नहीं होता। तो ये अरेंजमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ सिस्टम बना है, यानी वहाँ पे अगर आपको अजीज़िया में करना है तो आपको एक कैटरिंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने अप्रूव किया। इसी तरह जो मिना के अंदर या अरफात के अंदर फूड होगा वो भी उन्हीं कंपनीज के साथ होगा जिन्हें गवर्नमेंट ने इजाज़त दी होगी। बट ये तमाम अरेंजमेंट किए जाएंगे मोअल्लम के ज़रिए या केडाना कंपनी के। अच्छा, इसका तरतीब कैसे होगी वो उसके बारे में बता दूँ। उन्होंने मिना के अंदर मुख्तलिफ जोन्स बना देते हैं। मिसाल के तौर पे 300, 100, 200, 300 अफराद के लिए एक स्पेस बना दी कि यहाँ पे आपका ये खाना लग गया, आप लोग यहाँ से लें। उसको फिर वहाँ जाके हमने एक सेंस लगानी है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र के लिए ये खैमे किए गए, हम वो आपस में उनको इकट्ठा करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि देखो यार ये ऐसी आजमाइश है हमारे हाजियों की भी, मेरी, आपकी, सबकी। तो हम इतने अकल और शऊर से काम करें कि कुछ जाके हम आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबान हों, झगड़ा कर रहे हों। हम पहले ये सेंस करें कि हम पहले ख़वातीन को कहा जाए कि वो आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ों को वहाँ जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा, उसके मुताबिक ये सिस्टम चलेगा। क्योंकि वहाँ पर ऐसी इतनी बड़ी बड़ी जगहें तो है ही नहीं, एक एक इंच की कीमत होती है मिना में, अरफात में। तो वहाँ पे एक महदूद जगह है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों में इंशाल्लाह ये गुजारे के लफ्ज़ गुजारा, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को जब हम वहाँ पहुँचेंगे मैं आप लोगों को इसके बारे में भी हिकमतें बताना शुरू करूँगा, तो आप समझेंगे कि ये वाकई ये अल्लाह की हिकमतें। तो इस मामले में मिना अरफात में हमें कई चीज़ों में उस टाइम को, उस स्पेस का हमें गुजारा करना है। मेरी कोशिश है मैं जल्दी जल्दी इंशाल्लाह चलूँ। मुझे खुद एहसास हो रहा है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने मिना की मूवमेंट का बता दिया। इसी तरह तवाफ़े ज़ियारा, तवाफ़े विदा, ये आप लोगों ने मेरे साथ ही करना है, मेरे साथ ही आपने जाना है। जो जो टाइमिंग आपको मैं बताऊंगा उसके मुताबिक चलना है। मैं सारी चीज़ों को शॉर्ट डाउन करता हूँ, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ आपको करता जाऊँगा। अहम पॉइंट 27 नंबर पॉइंट है, ये आप लोग प्लीज़ समझ लीजिएगा ताकि कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं वो समझें। 27 तारीख 17 ज़िलहज को हमारी मूवमेंट मदीना से वापस पाकिस्तान होगी। हमारे पास जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से मदीना मूवमेंट के लिए टाइमिंग वो देते हैं 8 घंटे पहले, यानी हमारी रात को 9:50 पे फ़्लाइट है। उससे 8 घंटे पहले बसेस की मूवमेंट वगैरह आ जाती हैं, सामान वगैरह लोड होना शुरू हो जाता है और उन्होंने पूरा टाइमिंग कैलकुलेट रखी हुई है ताकि कोई भी आदमी हाजी की फ़्लाइट, यहाँ पे तो है ना कि हमारी मर्ज़ी हम जिस टाइम मर्ज़ी पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने पाबंद ये किया है कि भाई इनको वैलिड टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुँचाएँ। किसी तरह भी ये रह गए तो कहाँ पे हम इनको रखेंगे, इनकी अकोमोडेशन ख़त्म, ग्रुप ऑर्गेनाइज़र ने कह देना कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो लिहाजा इनको वैलिड टाइम पहुँचाएँ। तो ये जहन में रखें। हमारा इसी तरह एक होटल का चेक इन टाइम होता है, चेक आउट टाइम होता है। तो 12-1 बजे 1:30 बजे जब आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे उससे पहले ही आप अपना लगेज वगैरह आप हमें कुछ मतलब नमाज पे जाने से पहले आप हमारे हवाले कर देंगे कि जैसे ही आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आए तो जहन में रखें कि लॉबी में आप बैठे होंगे, जैसे बसें आएंगी और हमने मूव कर जाना है। किसी के जहन में हो कि नहीं रात को 9 बजे है तो हम 2 घंटे पहले या 3 घंटे, ऐसा नहीं है। होटल का टाइम भी हमारा टाइमिंग एक फ़िक्स है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें वैलिड टाइम पहले जाना है। तो ये पॉइंट ज़रूरी था जो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। कुर्बानी इज़ नॉट इंक्लूडेड आवर पैकेज, ये वाला बड़ा अहम है। जैसे किबला ने बताया कि बहुत से इसका ताल्लुक बहुत सारे मकातिब फ़िक्र के मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक है, तो लिहाजा हमने कभी भी कुर्बानी को पैकेज का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया कि जो शख्स जिस तरह बेहतर समझे उसके मुताबिक फ़ैसला कर ले। कुछ लोगों के यहाँ तरतीब शर्त है, कुछ के यहाँ तरतीब शर्त नहीं है। हर एक का एहतराम करना है क्योंकि ये दीन इस्लाम है, बहुत आज़ाद हैं हम, तमाम चीज़ें, हाँ जिसकी जो तहकीक है वो उसके मुताबिक उसको फॉलो करें। जिनके तरतीब शर्त है उनके लिए लाजमी है कि पहले जमरे को कंकरी लगे, कंकरी लगने के बाद
उसकी कुर्बानी होगी। लिहाजा हमने इसको इज्तिमाई तौर पे ऐसे अरेंज करते हैं कि हम जो हमारा ख़ास हमारा जिसमें हमें एतमाद है कई सालों से, हम उसके साथ उसकी ज़िम्मे ये लगाते हैं कि आप लोग पहले उसे बताएंगे कि मैं सफदर हुसैन को अपना नायब बना रहा हूँ, मेरे बिहाफ पे ये कुर्बानी करेगा। जिसकी जैसे जैसे कुर्बानी होती जाएगी उसको इन्फॉर्म मैसेज के ज़रिए हो जाएगा। यानी जब मुझे ये पता है कि मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ तो मेरे सारे हुजाज मेरे साथ जाएंगे, मेरी सारी कंकरियाँ होंगी, तो मैं फैमिली वाइज उसको बताता जाऊँगा और वो कुर्बानी करके हमें रिप्लाई करता जाएगा और मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि आप लोग अपना एहराम खोल दें। इसके लिए भी पूरा इंशाल्लाह एक सलीके से तरीके से इसको करेंगे आप इंशाल्लाह। इसमें भी मेरी यही कोशिश होगी कि आप उससे दुआओं का हकदार बनें। बस अब मैं समेट रहा हूँ, बस आखिर में 28 नंबर ये एक 28 नंबर का जो एक पॉइंट है, ये भी एक बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम होटल बुक करने के तो ज़िम्मेदार हैं और होटल हमें बुक करने के लिए और उसकी रसीदें हमें दे देता है, लेकिन वो हमें रूम देने की लिस्ट देने का पहले से आज पाबंद नहीं है, क्योंकि उसके पास जो रूम जैसे जैसे खाली होते हैं उसे वैक्यूम करते हैं, सफाई होती है, जैसे जैसे वो रूम उसके पास खाली होते जाते हैं और वो हमें चाबियां देता है। तो इसी तरह जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो मुझे ये अंदाज़ा है कि हमारे पास इंशाल्लाह ऐसा वक्त होगा कि हमारे पास लिस्ट, क्योंकि ये सेम डे में मिलती है हमें, तो हमारे पास जैसे लिस्ट आती है तो हम उस लिस्ट के मुताबिक अपने रूम की एलोकेशन करते रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एक ही फ्लोर पे सारे कमरे दे दें, उसके पास जिस जिस फ्लोर पे जो रूम मिलता जाएगा वो हमें एलोकेट करता जाएगा। तो इसमें ये समझिएगा कि मिसाल के तौर पे ऐसा भी मुमकिन है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमने बड़े अकल से और सेंस लगा के काम करते हैं, क्योंकि जहाँ पे शेयरिंग होती है कि एक मर्द में एक रूम में ख़वातीन है और एक में मर्द है, हमारी पहली अव्वलीन कोशिश ये है कि उनको एक ही फ्लोर पे रखा जाए ताकि साथ साथ कमरे हो जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी हो जाता है कि रूम हमें ऐसे मिल रहे होते हैं तो पता चलता है कि मर्दों का कमरा एक फ्लोर पे है, ख़वातीन का कमरा एक फ्लोर पे। तो काइंडली इस चीज़ों में भी आपका कोऑपरेटिव आपकी कोऑपरेशन चाहिए होगी। ये ऐसा अमूमन ऐसा हो सकता है। लगेज की हमारे से लगेज के हवाले से हमने आपको जो दिया हुआ है, ख़वातीन अपने कपड़े अपने बैग में रखेंगी, मर्द अपने कपड़े अपने बैग में रखेंगे। कभी हुआ ये पता चले कि इन्होंने मिक्स कर दिया और उनका कमरा कोई और है, उनका कमरा कोई और है, तो इसी परेशानी में कि जी ये मैंने तो वहाँ से अपने कपड़े लेने थे, कमीज शलवार लेना था। तो ये चीज़ों से पहले ही हम अपने शऊर से इन चीज़ों को करें कि हम अपनी चीज़ें, यानी अपना बैग जो हमने हैंड बैग दिया ख़वातीन, उसमें अपना पासपोर्ट, अपना टिकट, अपना वैक्सीनेशन, ये तमाम अलहदा रखें, मर्द अलहदा रखें, क्योंकि हर एक की ये चेकिंग अलहदा ही होनी है। तो अगर वो ये हुआ कि हमारे यहाँ कि मैंने अपनी सारी चीज़ें अपने शौहर के पास हैं, जी ऐसा नहीं है, हर एक को अपनी अपनी चीज़ें खुद रखनी है। तो इंशाल्लाह हम साथ साथ चलें। लगेज के हवाले से ऐसा है कि एयरलाइन की तरफ से एक पॉलिसी होती है, 30 kg उसने लगेज अलाउ किया हुआ है, 7 kg आपका हैंड कैरी है। अच्छा, एक सी चीज़ मैं सिर्फ आसान सा एक टिप आपको देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनका ताल्लुक टिप्स से है। टिप्स तभी इंसान दे सकता है जो तजर्बे कर चुका हो। अब एक क्लास में एक लेक्चरार है या प्रोफेसर है, वो तमाम लोगों को लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे शागिर्द होते हैं कि वो ऐसे अपने उस्ताद के साथ जुड़ जाते हैं कि वो ताकि हम कुछ हासिल करें। अब जहन में रखें, टिप्स से मैंने आपको बता दिया, एक मिसाल दे देता हूँ। अब ये आपका काम है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ज़ाती तौर पे इंसान चाहता है कि यार मैं वासिफ से ये समझ लूँ। मिसाल के तौर पे ये टिप्स हैं, मिसाल के तौर पे कि मैं कपड़े कैसे लेके जाऊँ, या मिसाल के तौर पे नॉर्मली होता ही है, आम इट्स नेचुरल चीज़ के कई लोगों को रैशेज़ होते हैं, इसके टिप्स क्या हैं कि इससे कैसे बचा जा सके। इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स हैं। तो ये तभी मुमकिन होगा कि कोई चीज़ आप लोग अपने जहन में सवाल पैदा करें, आप सोचें कि हमें क्या क्या काम हो सकते हैं। तो जब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपकी ज़्यादा रहनुमाई आपकी कर सकूँगा। तो ठीक है।
सिम्स के हवाले से मैं आपको बता दूं, सिम बड़ी अहम ज़रूरत बन चुकी है, हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन इसका भी एक तरीका, पहले तो ये होता था कि हम पहले ही सिमें अपने हाजियों के लिए अरेंज कर देते हैं, लेकिन जब से उन्होंने बायोमेट्रिक कर दिया कि आप जब तक फिंगरप्रिंट नहीं लगाएंगे आपका वीज़ा, ये भी जहन में रखिएगा कि आपके पासपोर्ट पे जब एंट्री की स्टैंप होगी उसके ऊपर एक ख़ास नंबर होगा, तो तब आपकी सिम इशू हो सकती है। तो आप ये जहन में रखें। मेरी ये तवज्जो से, ख़वातीन भी मेरी बात सुनिएगा, मर्द भी तवज्जो से सुनिएगा। आप लोगों के पास अपने मोबाइल तो, स्मार्टफोन तो हैं, जो भी कार्रवाई आपका इमिग्रेशन आपके पासपोर्ट पे करे, आप फ़ौरन उसकी तस्वीर खींच लीजिएगा, ताकि जब आप अपनी मोबाइल की सिम लेने लगें उसके लिए चाहिए होगा आपका पासपोर्ट की कॉपी, वो हमारे पास है। लेकिन जो आपकी इमिग्रेशन वाला आपके पासपोर्ट पे कार्रवाई कर रहा है उसकी हमारे पास कोई कॉपी नहीं होगी, वो इमेज आपके पास हो, ताकि हमने उसका क्या तरतीब रखी है कि जब इंशाल्लाह आप मक्का पहुंच जाएंगे, मैंने जैन कंपनी के मैनेजर से बात की हुई है, वो अपना सेल्स पर्सन हमारे पास वहाँ होटल में भेजेगा और वहाँ पे एक एक हाजी हमारा आ जाएगा, अपना फिंगरप्रिंट करता जाएगा और अपनी अपनी सिम ले लेगा और अपने अपने नंबर हमें दे देगा। तो ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये 2 ज़िलहज की सुबह हम ये काम करें। इतना पैनिक मत होइएगा, ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। हमारे पास जैसे ही हम मक्का होटल में पहुंचेंगे, व्हाट्सएप वहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। बट इस जहन में रखें कि मैंने यहाँ पे इसमें पॉइंट लिखा है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वहाँ की सिग्नल का, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप मिलता है, सिग्नल मिलते हैं, नहीं मिलते, इतना लोड हो जाता है कि जी वो व्हाट्सएप ही काम नहीं कर रहा। बट ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसी तरह जब आप मोबाइल के अंदर सिम डाल लेंगे, इसी तरह जैसे इस वक्त आपके पास जो इस वक्त आपका डाटा वर्क कर रहा है, वहाँ पे भी ऐसा डाटा काम करने लगा है। तो होपफुली मेरी कोशिश यही है कि मैंने इस महदूद वक्त में जो कुछ आपको इंतज़ामी अमूर के बारे में आपको बता सका।